पिछले लेक्चर में हमने माइकलसन मोरले प्रयोग के उद्देश्य, उपकरण की संरचना और कार्यविधि के संबंध में चर्चा की। आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसके निष्कर्ष और ऋणात्मक परिणाम पे चर्चा करेंगे। क्या निष्कर्ष निकला और उसके ऋणात्मक परिणाम की व्याख्या किस प्रकार की जाएगी। इससे पहले हम चर्चा आगे बढ़ाएं, मैं ये चाहता हूं कि भाई आप सब अपना अपना नोटबुक ओपन करें और एक बार अपने माइकलसन मोरले प्रयोग को दोहरा लें। ये आपका प्रयोग था, तो उसमें आपका उद्देश्य था। क्या उद्देश्य लेके चल रहे थे आप लोग? अपना जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया आपने तो उद्देश्य क्या लिया था? आप चाहते थे पृथ्वी तथा ईथर के बीच आपेक्षिक गति को ज्ञात किया जाए और ईथर संबंधी विभिन्न धारणाओं को प्रमाणित किया जाए। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपके उपकरण बता दिया। ठीक। और उसके बाद फ्रिंज हटाओ आपने 0.37 का निकाल लिया था। ठीक। अब इसको ऋणात्मक परिणाम और निष्कर्ष, इसमें डाउट आ रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा ध्यान देंगे आप। मान लेते हैं कोई प्रयोग करने आप प्रयोगशाला में जा रहे हैं। अब उससे पहले मेरा क्या करना पड़ेगा भाई? मैं आपको लोग को बताऊंगा कि प्रयोग का उद्देश्य क्या है, उपकरण क्या क्या चाहिए और प्रयोग क्या क्या करेंगे। और मैं ये भी बताया भाई कि ये जो प्रयोग करने जा रहे हैं उसमें रिजल्ट 0.37 का आना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आप क्या करेंगे? पूरा सब प्रयोग विधि वगैरह जानने के बाद आप लैब गए। लैब में जाके आपने प्रयोग करना शुरू कर दिया। प्रयोग करना शुरू किया तो भाई आपसे वो रिजल्ट नहीं आया। अब नहीं आया तो क्या करेंगे आप? फिर से प्रयोग करेंगे और ज़्यादा सावधान होकर करेंगे। अब तो पूरी सावधानी के साथ आपने प्रयोग किया, फिर भी ये रिजल्ट नहीं आया। तो अब क्या होगा? अपने अगल बगल दोस्तों से पूछेंगे कि भाई आपसे प्रयोग हुआ? तो बोले हाँ। तो रिजल्ट आ गया 0.37। तो उनका जवाब आया भाई नहीं यार, रिजल्ट तो 2-3 बार करके देख लिए, उतना आ ही नहीं रहा। अब जब रिजल्ट उतना उनसे भी नहीं आया तो अब इस रिजल्ट में हम लोग को डाउट होना शुरू होगा। क्लियर हुई बात? माइकलसन एंड मोरले प्रयोग के साथ यही घटना हो गई। माइकलसन और मोरले ने इस प्रयोग को बहुत सावधानी पूर्वक किया। जब वो बहुत सावधानी पूर्वक प्रयोग कर रहे थे तो भी उनको फ्रिंज में हटाओ 0.37 नहीं मिला, बल्कि इसका 20वां भाग मिला। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर इस प्रयोग को अलग अलग वैज्ञानिकों ने दोहराया। इसी क्रम में एक डीसी मिलर नाम के दूसरे जो वैज्ञानिक है वो आए और उन्होंने क्या किया, डी की वैल्यू को चेंज कर दिया। तुम्हारे सूत्र में जो डी का मान तुमने 10 लिया था ना, उसकी जगह उसने 64 लिया। और 64 लेने के बाद उस प्रयोग को बहुत सावधानी पूर्वक उन्होंने भी दोहराया। दोहराने के बाद देखा कि उसमें जो फ्रिंज का विस्थापन आ रहा है वो 0.37 का कितना हिस्सा हो रहा था? पूरा जो 0.37 निकला उसका 30वां हिस्सा निकल रहा था। तो कुल मिला के ये प्रयोग असफल रहा। अब असफल प्रयोग था तो हम लोग का निष्कर्ष निकालने वाले थे क्या? ईथर और पृथ्वी के बीच की अपेक्षिक गति। तो उसमें ये निष्कर्ष निकला आपके इस माइकलसन मोरले प्रयोग में कि पृथ्वी और ईथर के बीच आपेक्षिक गति नहीं होती, या ये कहें कि प्रयोगों द्वारा इसका संसूचन संभव नहीं है। ठीक। मतलब ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते हम लोग जिससे ईथर की उपस्थिति का पता लगा सके। यहां तक क्लियर हुआ? तो सवाल आया भाई अब निष्कर्ष में लिखोगे क्या आप? तो निष्कर्ष में आप लिखिएगा सीधा सा कि कोई भी ऐसा प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते जिससे ब्रह्मांड में ईथर की उपस्थिति का पता लगाया जा सके। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, अब ऐसा हुआ क्यों, ये सवाल आया कब? सब लोगों ने जान लिया। अब सब लोग इस प्रयोग के ऋणात्मक परिणाम को लेकर के चर्चा शुरू कर दी। तो इसके ऋणात्मक परिणाम को अगर बातें तो 3 तर्क दिए गए इसके। पहला तर्क था कि ईथर क्या करता है, ईथर और पृथ्वी के बीच आपेक्षिक गति नहीं होती। तो जब पृथ्वी चलती है तो अपने साथ ईथर को भी ले लेती है, इसलिए फ्रिंज में कोई विस्थापन नहीं आएगा। क्लियर हुआ? लेकिन इसको फिजो और ब्रेडल ने नकार दिया था कि भाई ऐसा संभव नहीं है अपने प्रयोगों से।
दूसरा तर्क ये दिया गया कि अगर आपको रिजल्ट n इक्वल्स टू 0.37 लाना है फ्रिंज में हटाओ, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि प्रकाश का जो वेग है या प्रकाश के वेग में स्रोत और प्रेक्षक के वेग का प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की जो c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो हर दिशा में एक समान होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता इस प्रयोग में, जैसा देखें। ठीक है, मतलब G1 से लेकर के M2 तक जाएं या G1 से लेकर के M1 तक जाएं, दोनों दिशा में C के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद अगला घटना फिर आया, तो अगले में लॉरेंज नाम के एक साइंटिस्ट ने यह सजेशन दिया कि जब कोई वस्तु पृथ्वी के गति की दिशा में चलती है, ध्यान देना, पृथ्वी की गति की दिशा में चलती है, मतलब अपने उस डायग्राम को फिर फोकस करो। मतलब अगर आप ये कह दो कि पृथ्वी इधर चल रही है v वेग से और वस्तु भी इसी दिशा में चले, तो क्या हो जाएगा, उस वस्तु का जो आकार होता है वो संकुचित हो जाता है, छोटा प्रतीत होता है। कितना छोटा प्रतीत होता है, तो लॉरेंज के अनुसार से ये जो दूरी आप लोग d लिए थे ना पूरा, वो d नहीं लगेगा, बल्कि कितना लगेगा, d की जगह d1 - v²/c² आएगा। क्लियर हुआ? तो अगर आप अपने समीकरण नंबर 1 में d की जगह ये रख दें, चलो आप समीकरण नंबर 1 एक बार देख ही लो। आप समीकरण नंबर 1 एक बार देख लेते हैं। ये इस समीकरण में अगर आप लें तो देखिए, ये समीकरण नंबर 1 था आपका, तो यहाँ d की जगह रख देते हैं वैल्यू। कितना रखेंगे d की जगह, ये। क्लियर हुआ? d1 - v²c², चूंकि रूट है इसलिए पावर हाफ आ गया। अब इस वैल्यू को इस d की जगह रख दो, तो d की जगह अगर उस वैल्यू को रखें तो क्या मिलेगा हम लोग को, ये मिलेगा। चूंकि यहाँ घात कितना है 1/2 और यहाँ कितना है -1, तो ये घात आ गया 1/2 - 1, और 1/2 - 1 हो गया तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक, तो ये रिजल्ट आपके पास आया। तो इसमें क्या आएगा, T1 का मान T2 के बराबर आ जाएगा। तो जो डेल्टी निकाले थे आप, उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, 0 हो जाएगी। और 0 होगी तो n का मान कितना आएगा, तो 0 हो गया तो पथांतर भी 0 हो गया तो फ्रिंज में हटाव कितने का आ जाएगा, 0 का। तो कुल मिला के रिजल्ट क्या निकला, कुल मिला के रिजल्ट निकला कि फ्रिंजों में कोई विस्थापन नहीं आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब सवाल वहीं आके फिर रुक गया कि भाई हम लोग पेपर में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, या नोटबुक बना रहे हैं आप तो उसमें निष्कर्ष क्या लिखें। तो निष्कर्ष तो आपको याद हो गया होगा। चलिए फिर भी एक बार और देख लेते हैं। इस प्रयोग से, या कहें आप लिखिएगा, माइकलसन मोर्ले प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि ईथर में पृथ्वी के गति का प्रयोगों द्वारा ज्ञान नहीं किया जा सकता, यह संभव नहीं है कि प्रयोगों द्वारा ईथर की उपस्थिति का पता लगाया जा सके। ठीक, अब उसके बाद इसके ऋणात्मक परिणाम में क्या लिखेंगे आप? इसका जो ऋणात्मक परिणाम आएगा उसमें नंबर 1 पहला आप लिखेंगे कि पृथ्वी व ईथर के बीच कोई आपेक्षिक गति नहीं होती, इसलिए फ्रिंजों में कोई विस्थापन नहीं आता। क्या लिखेंगे? पृथ्वी और ईथर के बीच आपेक्षिक गति नहीं होती है, इसलिए फ्रिंजों में कोई विस्थापन नहीं आता है। दूसरा क्या लिखेंगे आप इसी क्रम में? अगर दूसरा लिखना है तो आप फिर लिखेंगे कि अगर हमें विस्थापन कितने का चाहिए, n = 0.37 चाहिए, तो हमें मानना पड़ेगा कि प्रकाश जो गति कर रहा होता है, प्रकाश में मतलब ये कहें कि प्रकाश का जो वेग होता है उस पर प्रेक्षक और स्रोत की गति का प्रभाव पड़ता है। जबकि प्रयोगों से हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का वेग हर दिशा में c ही लिया जाता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप लोग? यदि फ्रिंज में हटाव देखना है तो यह मानना पड़ेगा कि प्रकाश के वेग में प्रेक्षक और स्रोत के वेग का प्रभाव पड़ता है। थर्ड क्या लिखेंगे आप? ऋणात्मक परिणाम लिख रहे हैं ना हम लोग। तीसरा, लॉरेंज के अनुसार से जब कोई वस्तु पृथ्वी के गति की दिशा में गति करता है तो उसका लंबाई में संकुचन होता है। कितने का संकुचन होता है? d की जगह
d√(1 - v²c² का। ठीक है, इसीलिए फ्रिंजों में कोई हटाव नहीं दिखता। समझ में आ गया। ऋणात्मक परिणाम हम लोग 3 दिए, निष्कर्ष हम निकाल लिए। इस तरीके से आपके माइकलसन मोर्ले प्रयोग खत्म हो गया। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग विशिष्ट आपेक्षिकता के सिद्धांत तथा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको गैलीलियन रूपांतरण याद होना चाहिए, अच्छे से, बहुत अच्छे से बनना चाहिए आपको। वहां से लेकर के आपके माइकलसन मोर्ले प्रयोग तक आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। तब जाके आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन और विशिष्ट अपेक्षितता के सिद्धांत और आगे के जितने भी टॉपिक हैं उसको एंजॉय कर सकेंगे। ठीक है, तो पूरी तैयारी करिए। धन्यवाद।